तुम्हें यूपीएससी देना है कि नहीं देना है? मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने यार यहाँ पे यूपीएससी को। एक होती है शर्म, उसके भी नीचे कहीं कोई और वर्ड होता होगा तो जाके कर लो। आज आईना दिखाने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि मेरे पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आया है, 20 में से 19 क्वेश्चन मैं आपको डे वाइज नोट्स में दिखाने जा रहा हूँ। इस हद तक पहुंचा दिया कि ऐसा लग रहा है यूपीएससी का पेपर जो बोला गया था ना, सर यूपीएससी का पेपर आउट हो गया। सर मैं यहाँ 2 साल अय्याशी करने आया हूँ, मस्ती करने आया हूँ। सर आप हमें बिल्कुल मत टोकना। मंडे के अखबार में छप रहा है, सैटरडे हम पढ़ रहे हैं, हम पहले पढ़ रहे हैं फिर छप रहा है। हम यहाँ एक एक दिन क्वेश्चन करा रहे हैं। कीर्ति गुरुकुल का कोर्स पूरा हो गया, वो यहाँ बेचारी रोते हुए गई कि हम सर ज्यादा और नहीं पढ़ पाएंगे। डेली वो मुझे शाम को मैसेज करती है कि हाँ सर आज ये मैंने कर लिया, ये क्वेश्चंस हैं। एक स्टूडेंट मुझे करके भेज रहा है कि सर इतने क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास से फंसे। और इतनी बेशर्मी है तुम लोगों के अंदर, और खासतौर पे चलो ये तो बेशर्म है, ठीक है, तुम्हें यूपीएससी देना है कि नहीं देना है? एक भी पेपर का एनालिसिस करके नहीं भेजा। किस दिन के लिए तुम लोग जीरो समझ में नहीं आ रहा है? तुमसे नहीं हो, इतने दिन से पढ़ रही हो कि जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 3 में से हम कुछ करके दिखा दें। मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने यार यहाँ पे यूपीएससी को। मतलब एक होती है शर्म, उसके भी नीचे कहीं कोई और वर्ड होता होगा तो जाके कर लो। वो बहने आकांक्षा बैठी हुई हैं, कितने महीने से पढ़ रही हो? सिलेक्शन वाली क्लास की है? आज आईना दिखाने जा रहा हूं। आज ये नहीं पूछूंगा कि कितने क्वेश्चन मेरे पेपर से आए हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि यहां मुझे कॉपी चाहिए कि किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ा है, और आज आपको आंख के सामने दिखाऊंगा। लोग कहते हैं ना कि मेरे पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आया है, आज मैं वो नहीं बताने जा रहा हूं। आज इस सिलेक्शन वाली क्लास ने इतनी ऊंचाई क्रिएट कर दी है, मिराकल क्रिएट किया है। 20 में से 19 क्वेश्चन, 20 में से 19 क्वेश्चन मैं आपको डे वाइज नोट्स में दिखाने जा रहा हूं। मतलब देख के मेरा खुद दिमाग हिल गया, ऐसा लग रहा है कि उसी क्लास से उठा के सारे पेपर को बना दिया। डे वाइज बताने जा रहा हूं, किस दिन क्या पढ़ाया था, किस जगह पे खड़े होकर पढ़ाया था, उस दिन किसको मार पड़ी थी, मुझे यह तक याद है। इस हद तक पहुंचा दिया कि ऐसा लग रहा है यूपीएससी का पेपर जो बोला गया था ना, सर यूपीएससी का पेपर आउट हो गया। प्रीलिम्स में जो है 53 क्वेश्चन आए इससे, और आज मैं तुम्हें जीएस पेपर 3 का एनालिसिस करके दिखाने जा रहा हूं। जितना अभी तक सर ने डिस्कस किया, 3 क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में एज इट इज रिपीट हो गए। मैंने कहा था पीवाईक्यू के आसपास रहने की कोशिश करो, सिलेक्शन हो जाएगा, और एग्जैक्टली हो गया। 3 क्वेश्चन एज इट इज टर्न होकर आ गए। मैंने कहा बताओ अभी 3 दिन हुआ पढ़ाए हुए, और आज वो सर दिखाएंगे भी तुम्हें, और आज मैं तुम लोगों को एक एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं इसमें। मतलब थोड़ी सी तो निर्लज्जता को छोड़कर अपने मां बाप की तस्वीर कम से कम सामने लगा लो। पूछो मां बाबू जी पैसा कैसे लेकर आते हो यार, हम फूंक रहे हैं। उस दिन मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, एक बार खुलकर सामने आइए और खुलकर एकदम कहते ना आमने सामने बात करिए। सर मैं यहां 2 साल अय्याशी करने आया हूं, मस्ती करने आया हूं। सर आप हमें बिल्कुल मत टोकना। मैं एकदम मान लूंगा मेरी आंख के सामने कोई नहीं बैठा, मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं। यह जिंदा मक्खी निकली नहीं जाती है, और कोई बात नहीं है। और यूपीएससी के पेपर से बढ़कर कोई भी मेथड नहीं है। मैं तुमसे लाख अच्छा को मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, कोई वैल्यू है उसकी? अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं यूपीएससी में अगर वो क्वेश्चन आ रहा है और मैं उसका सोर्स बता रहा हूं, देन आई एम बेस्ट। आज सुबह इनका मैसेज आया, सैटरडे को क्या पढ़ा कर गया यहां पर मैं इंडियन सोसाइटी में, संबल के बारे में, महिलाओं की भागीदारी। इनसे फोटो ले लेना। तुम लोगों को तो अब कुछ भेजने का मन भी नहीं करता है, फोटो ले लेना। पूरा एडिटोरियल आ गया, ऐसा लगता है अखबार वाले इंतजार करते गोजांग सर कब पढ़ाएं और कब मैं छापूं। पूरा का पूरा एडिटोरियल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो दिन हमने डिस्कशन ना किया हो। मंडे के अखबार में छप रहा है, सैटरडे हम पढ़ रहे हैं। लोग यहां छपने के महीने भर बाद नहीं पढ़ पाते, हम पहले पढ़ रहे हैं फिर छप रहा है। हम सक्सेस के लिए बहुत सी चीजें मेहनत करते हैं, हमें यह नहीं पता होता हम ज्यादा टाइम फेलियर के लिए मेहनत करते हैं। ये डू और डाई चीज थी हमारे लिए कि हाँ यार हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ये पेपर तो अब तक मुझसे सॉल्व हो जाना चाहिए था। 2 महीने 3 महीने इतिहास पढ़ लिया, लो 4 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके देखे। यहां ज्ञान करते मैं 1 साल में पूरा कोर्स क्यों नहीं किया तुमने? 4 पेपर 3 पेपर सॉल्व क्यों नहीं मुझे भेजा? मुझे भी अच्छा लगता हाँ मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है और रिप्लाई कर रहा है अच्छे से। दुनिया भर की सारी बकैतियां खुलकर एक बार बोल दो ना कि सर देखो हमसे नहीं हो पाएगा, हमें एकदम डेड बॉडी मान के चलो। तो भी वे फीस जमा कराएं, कहां इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, जमा करो, फिर हम भी तुम्हें साथ ऐसे ही ट्रीट करें। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है तुम्हारा, बार बार एक ही चीज को टोकना। जीएस पेपर 3 पे हम आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। ये 3 पेपर की अगर मैं बात करूं तो पिछले मैंने आपको दिखाया था, पिछले 5 साल के टॉपर्स का रिजल्ट आपको दिखाया था। पिछले 5 साल के टॉपर में सबसे खराब मार्क्स कहां से आ रहे हैं? जीएस पेपर 3 में। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी टॉप 10 रैंकर हैं, सबसे खराब मार्क्स आ रहे हैं हमारे जीएस पेपर 3 में। चाहे वो किसी को भी उठा के देख लो, 100 नहीं पहुंच रहे हैं वो लोग, 98, 96, 250 में 100 नंबर जो है 100 नंबर भी नहीं मिल रहे। इतना ज्यादा ये वैरायटी का पेपर है। तो चलो जरा देखते हैं इसमें क्या है जीएस पेपर 3 में। तो किसको ये पता ही नहीं कि जीएस पेपर 3 में क्या क्या होता है? सिलेबस के लिए बोला था सबसे पहले कि हमेशा अपने साथ सिलेबस रखो, बिल्कुल सही है, पलटो देखो, गुड।
तो सिलेबस सबसे पहले रखने की आदत डालो, जैसे ही देखो उसको कैटेगराइज करो कि किस पार्ट में किस पॉइंट से निकल कर आया है। और ये पेपर आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं, एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। मतलब ना मुझे ना बहुत हिम्मत करके इस क्लास में आना पड़ता, सच्चाई में कह रहा हूं, क्योंकि अपने सामने इतनी चीजें बर्बादी देके अच्छा नहीं लगता। डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मुझे डे बताओ किस दिन पढ़ाया था मैंने। मैं अभी सोर्स निकालने जा रहा हूं, मुझे डे बताओ। भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक एसडीआई तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक आईएसडीआई, डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और डायरेक्टली क्वेश्चन है। मुझे डे बताओ। नोट्स क्या है तुम्हारे सिलेक्शन वाली क्लास के? क्वेश्चन निकालो किस दिन मैंने पढ़ाया था आईएसडीआई, निकाल के दिखाओ। ऑनलाइन वाले टॉफी देंगे, तुरंत के तुरंत ये सब भेजते हैं। आज एक पेपर साइन करो, किसको किसको मुझे साल 2 साल बिल्कुल उसको टच नहीं करना है, उसकी तरफ मुझे देखना ही नहीं है कि वो कौन है। बिल्कुल दिल खोल कर देखो, जैसे हमारे यहां मैंने ऑनलाइन उस दिन पढ़ाया मेंटरशिप के स्टूडेंट को, माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कहां है बता दो। तो बच्चों ने लिख के मुझे दे दिया कि सर एक्चुअली में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, ऐसी ऐसी बात है, आप भी मुझे लिख के दे दो। एसपी सर अपना मीठी मीठी बातें करके काम चलाते रहेंगे, मैं झेल नहीं पाऊंगा। ये सिलेक्शन वाली क्लास के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया था, और सामने देखिए आप। डे निकालो, आईएसडीआई किस दिन पढ़ाया? बोलो नहीं पढ़ाया, मैं नोट्स दिखाऊंगा तुम्हें अभी। किस दिन है, डेट बताओ मुझे, निकालो, सर्च करो। जो लोग पिछले साल अक्टूबर से मेरे साथ इस क्लास में थे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नहीं है? ये उस दिन अखबार में आया था और उसी दिन पढ़ाया था। डे बताओ मुझे, सर ना हिलाओ, मुझे डेट चाहिए। मैं वो वाला अब वो आगे निकल गया उस चीज से, मेरी क्लास से क्वेश्चन आया, मेरी क्लास से क्वेश्चन आया। सोर्स बताओ मुझे। चलो क्वेश्चन देख लो, फिर मैं सोर्स खोलता चला जाता हूं किस दिन पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल सब डिवाइस रहता है, तो मैं आपको डिजिटल ही दिखाता हूं किस दिन क्या पढ़ाया था, और मैच कर लेना उसको। और एक तो 4 अक्टूबर का दिन ऐसा था दिन, 4 अक्टूबर से इस बार पहला जीएस का डायरेक्टली क्वेश्चन आया। हमारी तीसरी क्लास थी ना 4 अक्टूबर को, और उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, मेंस में भी क्वेश्चन आ गया उस दिन से। चलो, तो भारत के विशेष संदर्भ में ध्यान से क्वेश्चन को लिखो, जिनको सिखाया कोडिंग करो, एटलीस्ट कोड क्वेश्चन को बार बार क्रैक करना सीखो। जो फ्रेशर स्टूडेंट है, क्वेश्चन तो पढ़ना सीखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के रिसोर्स को जानने की कोशिश करो। यही तुम्हारा माई बाप है यार, मेंस ही तुम्हारा माई बाप है। अब तक तुम्हें पेपर उठा के सबको कम से कम चिट इतनी बार बताया, लबास्ता के स्टूडेंट का मैसेज हर दिन बोलता हूं, आज भी पढ़ाकर सुबह आया हूं कि टॉपर्स क्या क्या गलतियां नहीं करते। उसमें भी ये था भाई, डेली लिखना है, हर समय बैठ के लिखते रहना है। गुरुकुल में एक नियम बना दिया, हाथों से बोलना, उसके बावजूद भी तुम्हारी जो है। मैं आपको रिसोर्स बताता, आज मैं डिवाइस बताता जाऊंगा, आप आश्चर्य करेंगे। 20 में से 19 क्वेश्चन, 20 में से, टोटल 20 में से, ये रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, 20 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। बताओ आईएसडीआई किस दिन पढ़ाया था? ऑनलाइन वालों के तो मैसेज आने शुरू हो गए। क्वेश्चन कह रहा है भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक एसडीआई, तो एसडीआई पे एक नया सेगमेंट आया था, असमानता समायोजित मानव विकास। जब यह बात हुई कि भारत में अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, तो इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया। तो उस दिन मैंने पढ़ाया था कि यह भारत के लिए जरूरी क्यों है। वर्ग संघर्षों के बारे में हमारी बात हुई थी उस दिन ये बताया था कि जिस तरह से जैसे अंबानी अडानी के बारे में बात होती है कि भारत के कुछ अमीरों के पास ढेर सारा पैसा चला गया है, लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि रिक्शे वाले के पास भी 20,000 है, अंबानी के पास भी 20,000 है, लेकिन ऐसी सच्चाई होती नहीं। एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल लिया था मैंने। और फिर यहां पर बात हुई थी आईएसडीआई को समावेशी समृद्धि का बेहतर सूचक क्यों समझा था, यानी कि पैसा सभी के हाथ में होना चाहिए, यानी आय के वितरण का सिद्धांत है, मेथड ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यहां से बात निकल कर कि रिसोर्स क्या होता है, याद आ रहा है कुछ? हाँ जी मैडम, कुछ याद आ रहा है या पूरी क्लास में दोबारा दोहराऊं? फिर मैंने आपसे बात की कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के बारे में मैंने पढ़ाया कि ये क्या होता है, वैल्यू एडिशन की सबसे इंपॉर्टेंट सर्च है। रिसोर्स नहीं रहेगा तो आप कभी वैल्यू एडिशन कर ही नहीं पाओगे। तो इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। क्लियर? कहां क्लास हुई थी, जगह बता देता हूं। जब ये हमारा कैंपस था बगल में, वहां पे हमारी पहली क्लास हुई थी, और उस दिन ये पढ़ाया था। अभी दिखाता जाऊंगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कह रहा है कि आईएसडीआई को समावेशी समृद्धि का एक बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है। द क्वेश्चन यूपीएससी आस्क व्हाई। तो व्हाई का मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में? सबसे पहले, ठीक है, क्या है क्वेश्चन?
किस कोड का क्वेश्चन है, सिखाया था। जब हमें कंपैरिजन भेद करना होता है, किस कोड का क्वेश्चन होता है, किस कोड का क्वेश्चन होता है, सब लोग बताओ। जब हमें भेद करना तो इसमें एक तरफ एसडीआई लिखना है, एक तरफ आईएसडीआई। फिर इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, आईएसडीआई को समावेशी समृद्धि, यानी कि वाई इज द, वाई लग गया, क्यों, कारण, इज द आईएसडीआई कंसिडर बेटर इंडिकेटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के रेफरेंस में लिखना, किसके रेफरेंस में, इंक्लूसिव ग्रोथ के रेफरेंस में। जितने भी लोग नए हैं ध्यान से समझें, पहला उनका काम है, नए का मतलब होता है नई मानसिकता के, उम्र से, और यहां पर उन्होंने कितना समय बिताया इस पे फोकस मत करिएगा आप लोग। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, अभी ये कल पेपर हुआ है, आपको सबसे पहले इनको रखना पड़ेगा, इसको बार बार पढ़िए। अभी आज एसपी सर भी जो है जीएस पेपर 2 को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा सोर्स कहां जा रहा है। और जो मैंने डायनामो स्टैटिक का काम शुरू किया था, जिसके लिए कहा गया कि ये सिलेक्शन वाली क्लास ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र निकला। पेपर का दिन नहीं मिला तुम्हें, आईएसडीआई का क्वेश्चन किस दिन मैंने लिखवाया था, डे बताओ मुझे, डे, किस डेट को मैंने पढ़ाया था। डेट वाइज हम क्वेश्चन लिखते थे ना, मैंने जगह खड़े होकर बता दी, मैंने कौन सा एग्जांपल दिया ये बता दिया, तो अक्टूबर या नवंबर 2 में से एक क्लास हुई होगी है। फिर नवंबर के बाद तो वहां से चले गए थे, तो कौन से दिन की क्लास है, लिखा है कहां, दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ कहां लिखा हुआ है, सोर्स बताओ मुझे, लाओ, क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला ये बताओ। लोग कहते हैं ना कि मेरे पढ़ाए हुए से आया है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, कहां लिखा है क्वेश्चन, हाईलाइट करो, कहां लिखा हुआ है, आईएसडीआई कहां है सर, कॉपी कहां है, 1700 क्वेश्चन कराए थे ना मैंने। एक बार जरा एसपी सर को बुला लो यार, क्वेश्चन कहां है, इस तरह से मैंने लिखने के लिए मना किया था। उत्कर्ष की कॉपी में लिखा हुआ था, क्योंकि उसकी फोटो कॉपी मैंने कराई थी। कौन करके गया, ठीक है रहने दो, अभी क्या डिस्टर्ब हुआ, ठीक है ठीक है। डायरेक्ट 20 में से 19 क्वेश्चन आए हैं। और मजेदार बात देखिए, बात तारीफ की नहीं है सर, बात यह है कि ऑनलाइन के बच्चे ने मुझे लिख लिख के भेज दिया, यहां 10 दिन खड़े होकर मैं पढ़ा कर गया हूं एक एक कोड को, कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है। ये सो कॉल्ड इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, हर बात में इनको कमियां निकालनी होती हैं, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे करके नहीं भेजा। एक आदित्य का मैसेज और एक कीर्ति का मैसेज, तो 2 का मैसेज कि सर यहां से ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए, यहां रिसोर्स चल रहा है। 2 दिन हो गया पेपर हुए, आपको चिंता है, मुझे चिंता है। और पेपर जैसे आराम फॉरवर्ड कर रहे हैं सर, ये डिस्कशन, यहां से ये क्वेश्चन आ गया, आज ये नहीं बता पा रहा, अक्टूबर में पढ़ाया था, आज मैं इनको एक एक सोर्स दिखाने जा रहा हूं सर। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि ये एक एक दिन का सोर्स दिखाऊंगा और आप देखते जाइएगा, आपको डे वाइज दिखाऊं, क्योंकि डिजिटल है तो उसमें मैं डेट चेंज नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिकली क्लाउड पर डेट चेंज होती है, उसकी डेट में चेंज ही नहीं कर सकता, और आप देखते जाइएगा सोर्स क्या है। इस हद तक हम प्रिसाइज हो चुके हैं। लेकिन ये इतने लोग हैं यहाँ पे, 5-6 महीने से कोई पढ़ रहा है, कोई एक क्वेश्चन का आंसर देने की हालत में नहीं है। इन्हें ये नहीं हुआ कि लाओ अपने टीचर को एटलीस्ट कुछ लिख के दिखा दे, वो उजाला बैठी है, वो साधिका बैठी है, ये सज्जन बैठे हुए हैं, संडे पर पता नहीं कौन से कुएं खोदते हैं ये लोग तेल के। बैठे इनसे बातें करा लो, अभी पूछो गुरुकुल में कमियां क्या हैं, अरे सर पुराण लिख देंगे ये लोग एक नया। हाँ, और मैं रिसोर्स मिला, किस दिन का है, लाओ दिखाओ, किसकी कॉपी है, बच गई तुम्हें, अभी तुम्ही को ढूंढ रहा था आगे में, बच गई, दिखी नहीं उसके पीछे बाहुबली के। तुमसे ये भी नहीं हो रहा बेटा कि दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, इस क्वेश्चन से तुम्हें एक चीज समझ में आएगा, 3 साल का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। इस क्लास में कोई माई कलाल है, ऑनलाइन में भी पूछ रहा हूं, एक मेरे मुंह से भारतीय टोका मैक की आईटीआर प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कई बार पढ़ा है, 5-6 बार पढ़ा है। जब भी नाभिकीय संलयन पढ़ाता था, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ाओ चाहे यहां पढ़ाओ, आईटीआर पढ़ाता। भारत के आईटीआर का नाम क्या है, भारत के आईटीआर का नाम क्या है, भारत को आईटीआर प्रोजेक्ट में क्यों लिया गया था, मैंने कहानी सुनाई थी। भारत इतना पैसे वाला देश नहीं था कि उसको आईटीआर में लिया जाए, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, भारत के आईटीआर का नाम क्या था, मैंने बताया था कि मुझे पहला प्राइज इसी पेपर को प्रेजेंट करने में मिला था, अपने कॉलेज की स्टोरी तुम्हें सुनाई थी। टोकामैक तो चुंबकीय बर्तन, रशियन नाम है, भारत का नाम क्या है, भारत को क्यों रखा गया,
भारत का पैसा नहीं था इस प्रोजेक्ट में देने के लिए। उसका नाम क्या था? भारत के टोकामैक का नाम क्या था? और उस दिन मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, और यहीं पे कहां पर, सेक्टर 48 में खड़े होकर मैंने बोला था कि बेटा तुम्हें भी ज्योग्राफी में पढ़ाया, बेटा मोनिका तुम्हें भी पढ़ाया हुआ है। आदित्य, बिल्कुल सही बात है, वंडरफुल। और उस दिन तुम्हें बताया भी था कि क्यों हमें रखा गया। एग्जाम्पल देखोगे? मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह गया, भाई साहब ये लोग कितना पुराना जाते हैं। ये देखो, आंखें फाड़ के अगर पेपर देखे होते तो रात में धन्यवाद भेजते कि सर 20 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली। ये मैं तो देख के आश्चर्यचकित, कितना पुराना ये न्यूज़पेपर उठाते हैं भाई। The fusion energy program in India has steadily evolved over the past few decades. Mention India's contribution to the international fusion energy projects, international thermonuclear experimental reactor. कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी का होगा, ज्योग्राफी का होगा, करंट अफेयर्स का होगा, कॉपी उठा के देख लो। और भारत को टोकामैक मतलब चुंबकीय बर्तन, क्या सिखाया था कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले उसको परमाणु बम फोड़ना पड़ता है। 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर, कोई पदार्थ ऐसा है नहीं जो इस पर टिक सके, तो एक चुंबकीय बर्तन तैयार किया गया था। एक आकांक्षा को याद है, एक मोनिका को याद है, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है। और व्हाट विल बी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल, क्या बताया था? आउटपुट क्या निकलेगा? साफ पानी। इसमें इनपुट फ्यूल में क्या जाएगा? ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। 1s2 और 1h3, समुद्र के पानी से हम जो है बिजली बना सकेंगे। और ये कम से कम नहीं तो मैंने 5 बार पढ़ा है। जैसे मैं न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ाता था, इस प्रोजेक्ट को मैं जरूर पढ़ाता था, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इतने महंगे प्रोजेक्ट में भारत को शामिल किया गया था क्योंकि आदित्य। और उसी दिन मैंने पढ़ाते, इधर मैडम, इधर इधर मुंह ऊपर करिए। उसी दिन मैंने पढ़ाते समय अंग्रेजों की बहुत बेइज्जती की थी कि सन का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य की पर्यायवाची बताते समय मैंने कहा था यह सूर्य का पर्यायवाची होता है। भारत में सूर्य को 46 नामों से जाना जाता है, दिवाकर, भास्कर, आदित्य। और मैंने कहा था जाके, उसी दिन मैंने चैलेंज किया था, मेमोरी देखिए क्या होती है, आपको यूज करना पड़ेगा इस चीज को। मैंने कहा था कि जाकर चेक कर लीजिए, सन का कोई पर्याय सिनोनिमस नहीं है इनके अंग्रेजों के पास। एग्जैक्टली कम से कम जब मैं एग्जांपल देता हूं तो उसको रिलेट किया, उसको बोलते हैं हमारे दिमाग में हुकिंग सिस्टम, कि मेमोरी को इस तरह से हुक किया जाता। हाँ, सर ने इसके साथ ये रिलेट करके बताया था अंग्रेजों के खिलाफ। हम सभी भारतीयों के अंदर गुस्सा है, सर हिस्ट्री में इतनी चीजें पढ़ाते तो कम से कम रिलेट करो। क्या चलो अंग्रेजों को पटक के मारने का एक तरीका है, तो इनके पास सन का कोई पर्यायवाची नहीं, सन का कोई भी एक सिनोनिमस ढूंढ के दिखा दीजिए। लेकिन हमारे पास 46 नाम है संस्कृत में, हम सूर्य को 46 नामों से जानते हैं। और उस दिन मैंने ये पढ़ाया था, आप, मुझे डे याद है, आप इस कॉपी में ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। और बिना सोर्स के तो आज मैं बात ही नहीं करने वाला। क्वेश्चन देखिए सामने आपके, क्वेश्चन नंबर 5, फ्री के मार्क्स हैं ये, फ्री के मार्क्स। और जीएस पेपर 3, कितने वीडियो मैंने बताया कि पिछले 5 सालों से सबसे खराब मार्क्स कहीं आ रहे हैं तो जीएस पेपर 3 में आ रहे हैं। मतलब 100 नंबर पाने के लिए दांत से पसीने आ जा रहे हैं। टॉपर्स की बात कर रहा हूं मैं, आईएएस टॉपर्स की बात कर रहा हूं, रैंक 1 की। 100 नंबर नहीं, उनको जो 3 डिजिट नहीं देखने को मिल रहा है। जाके पिछले टॉपर के मार्कशीट उठा के देखिए आप, मतलब हद दर्जे की रेफरेंस है ये। और यही वो आदित्य के बारे में पूछ रहा है कि भारत क्यों ये विकसित हो रहा है। आपको सिर्फ आदित्य के बारे में लिखना है, सिर्फ आदित्य के बारे में लिखना है कि आदित्य क्या है, कैसे वो कार्य कर रहा है, टोकामैक क्या, भारत को क्यों इसमें शामिल किया गया। टोकामैक एक रशियन वर्ड होता है, चुंबकीय बर्तन बनाना होता है हमें। और अगर ये हो गया तो क्या हो गया? आज न्यूक्लियर, मैंने बताया था न्यूक्लियर, मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूक्लियर वेस्ट को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। यूरेनियम एनरिचमेंट हो सकता है, बॉम्ब बनाए जा सकते हैं उससे। तो भारत तत्काल क्या करेगा? इससे क्या होगा? मैंने आपको 1s2 और 1s3 याद है, पुराने नोट्स खोलो। अगर गलत निकला, नहीं पढ़ाया, तो आगे जो कहोगे मान लूंगा मैं। बिना रिसोर्स के, बिना कॉपी चेक किए अगर आप देख के चले जाओ, पहला हो गया, देख सा जाओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार। अब मैं जो दिखाता जा रहा हूं उसको देखते जाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियां जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। 3 बार पढ़ा है इसको, अभी बताऊंगा कब। इन चुनौतियों का सामना किस तरह से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from the free trade and multilateralism? आपको बताया था ना कि दुनिया संरक्षणवाद की तरफ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? चलिए, और जब मैं ग्लोबलाइजेशन पे बात कर रहा था कि दुनिया ने, इस आदमी ने सीरिया खत्म कर दिया, लीबिया खत्म कर दिया, इराक खत्म कर दिया, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के नाम पे। आज वो प्रोटेक्शन कर रहा है, टैरिफ और बैरियर का जब पहली बार बात आई थी। अभी आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन याद कर लो बस, किस दिन पढ़ाया था, क्या लिखाया था, डेट वाइज आपको दिखाऊंगा। और आपको जरूरी है कि, इसलिए बार बार कह रहा हूं, क्लास में पूरी अवेयरनेस के साथ बैठा करो।
और 20 में से 19 क्वेश्चन के सोर्स बता के जा रहा हूं, सोर्स बता के जा रहा हूं, किस दिन क्या पढ़ाया था। एक भी गलत निकल जाए तो बता देना मुझे। क्वेश्चन देख लिया ध्यान से। चलो अगला क्वेश्चन। भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य लागत वाली फसलों के चयन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। उस समय एमएस स्वामीनाथन के ऊपर चर्चा चल रही थी, एमएसपी के ऊपर चर्चा चल रही थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और अशोक गुलाटी का इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ उस दिन आया था कॉन्टेक्ट, और उस दिन मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी और यह बताया था कि धान की फसलें, सरकार की एमएसपी नीति ही हमारे पर्यावरण की बर्बादी का कारण है। क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखते जाओ ध्यान से। यही तुम्हारी स्टार्टिंग है, यही बिगिनिंग है, इस पर अपना पूरा दिमाग लगा दोगे जितने भी लोग हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस के जितने आसपास रहोगे उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर ऑन द सिलेक्शन ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन है? एमएसपी। हाई वैल्यू कौन तय कर रहा है? एमएसपी। एमएसपी किसका सबसे ज्यादा? चावल और गेहूं का। चावल कैसी फसल? मैंने एग्जांपल कौन सा लिया था, याद दिलाऊं? जयपुर। मैंने कहा मैं जयपुर गया था और वहां लोग चावल खा रहे थे। रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पानी की कमी है वहां पर चावल मुख्य आहार बन चुका है। इंडिया की स्टेपल क्रॉप है। और राइस कैसी क्रॉप होती है? वाटर इंटेंस क्रॉप। और फिर मैंने आपको बताया था कि इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? भूमिगत जल का दोहन हो रहा है, क्योंकि भारत में नहरें और नदियों का जाल नहीं बिछाया गया, तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। देखते जाइए। अभी एक क्वेश्चन बस याद कर लीजिए, अभी रेफरेंस आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्व के विस्तार से व्याख्या कीजिए। एलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंडिया। किस दिन पढ़ाया था ये? मैं तो रिसोर्स आज दिखाने जा रहा हूं। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को, कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं का उस दिन क्या किया था? कौन था मिनिस्टर उस दिन? फरवरी की न्यूज है ये। वैष्णव साहब को नया मंत्रालय मिला है, मिला था एग्रीकल्चर में, जब उस दिन शिवराज सिंह चौहान ने अभी कृषि मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभाला था। तो उस समय के लिए कौन था? अश्विनी वैष्णव जी। और उस समय क्या हुआ था? 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ था और उस दिन मैंने पढ़ाया था। और ये किस पेपर में है? जीएस पेपर 3 में। क्या, कहां पर है, किस नाम से जाना जाता है सिलेबस में? किस नाम से जाना जाता है बेटा? सिलेबस में किस नाम से जाना जाता है ये? जीएस पेपर 3 में ये क्वेश्चन कहां है? 3 में कहां, किस नाम से है ये? चलो जो लोग देख रहे हैं सिलेबस वही बता दे किस नाम से है। सिलेबस को डिकोड करना सबसे जरूरी है ना। आज सुबह भी पढ़ा है ना कि टॉपर्स जो है सिलेबस चंकिंग करते हैं, तो सिलेबस चंकिंग करो। तो चलो 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 बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। किस नाम से उजाला? क्या बात कर रहे हो यार, क्या कह रहा है ये? और इसके लिए मैं तुम्हें कई बार डांट चुका हूं। सप्लाई चेन कहां है तुम्हारे पास? एक वर्ड तुम्हें मिला, अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग। कहां है, किस लाइन में है? 8वीं लाइन में, 9वीं लाइन में, कहां पर है अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग? कहां है सिलेबस? कहां है तुम्हारा? कहां है अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग? मिला? नहीं मिला? ढूंढे नहीं मिल रहा है? कहां है अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग? हाईलाइटर रखने के लिए बोला ना तुम लोगों को, पेन रखने के लिए मना किया है। हाईलाइटर कहां है तुम्हारा? अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग कहां है इसमें? वो बता रहे हैं 6ठी लाइन में है। सिलेबस पढ़ना नहीं आता? आपूर्ति श्रृंखला हमारे सिलेबस में किस पार्ट के नाम से जाना जाता है? कहीं इसमें सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहा है? अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग कहां है? कई लोग पढ़ ही रहे हैं, पहली बार सिलेबस ढंग से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस पेपर 3, अरे वो तो ऊपर लिखा हुआ है यार, कौन सी बुद्धि हमें दे रहा हम? जीएस पेपर 3 का एनालिसिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है? अभी आते हैं एक एक क्वेश्चन, एक एक करके। क्वेश्चन याद रखे गए? आप लोग के पास पीडीएफ है, सब लोग अभी खोल लो। हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047? हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस एंडेवर? सेक्टर 50 में मैं खड़ा हुआ था, एग्जाम से पहले की बात है, मार्च में, और एक दिन मैंने ग्रीन एनर्जी पर पूरी लंबी चौड़ी क्लास, गंगा वाली क्लास के बाद मैंने सबसे लंबी क्लास ग्रीन एनर्जी की ली थी, जहां पर मैंने ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग, कार्बन कैप्चरिंग, ठीक है, कितने तरह के जो है वो क्या नाम है ग्रीन एनर्जीज होती हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, सब पढ़ाया था।
और कहा था क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीलिम्स में नहीं आया, मेंस में आ गया। अभी याद दिलाऊंगा कब किस दिन पढ़ाया था। कार्बन कैप्चर, बताने की जरूरत ही नहीं है। कार्बन कैप्चर, क्वेश्चन लिखो, वर्ड लिखो यार, इसको ध्यान से पढ़ो। आज आज ना हो तो अच्छा, डांट बहुत कसके पढ़ने वाली है। हाँ जी, कार्बन कैप्चर, उसी दिन ये पढ़ाई थी टेक्नोलॉजी। उम्मीद थी कि प्रीलिम्स में आएगा और आ गया मेंस में। तुमसे एक भी आंसर नहीं लिखा गया, भेजा तुमने एक भी आंसर। भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है तथा ऐसी आपदा का सामना करने के उपचारात्मक उपाय क्या हैं? सी वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एक्विफायर इज अ मेजर कंसर्न इन इंडिया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन एंड द रिमेडियल मेजर्स टू कॉम्बैट दिस हैजार्ड? क्वेश्चन याद रहेगा। अभी मैं सोर्स दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन, टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कॉर्च, हाउ हैज इट मैनिफेस्ट इन इंडिया? एलेबरेट, ये तो सर ने भी पढ़ाया होगा। मैंने कहा था जीएस पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी से 4 ही क्वेश्चन आते हैं, गिन के 4 क्वेश्चन आते हैं, और वो 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। और मैंने कई बार जहां सिलेबस पे भी डिस्कशन करते, एक तो सी वाटर देख लेना, एक जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देख लेना, कश्मीर के केस में देख लेना, और नॉर्थ ईस्ट देख लेना, राइट। तो क्या हो रहा है आप देखना, 4 ही टॉपिक आएंगे। और अब यहां पे देखते जाओ। आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है, भारत में किस रूप में प्रकट हुआ? समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा कौन से जवाबी उपाय अपनाए गए हैं? पहलगाम वाला, आप उरी अटैक, किसी को भी उठा के आप इसमें लिखना शुरू कर दो। तो मोस्टली जो है हमें जो कश्मीर के क्षेत्र से दिखाई पड़ा आज की डेट में, हमने वहीं पर इसको रोक दिया है। अगला देखते जाइए, 4 ही पॉइंट बताए थे ना, देख सको। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई फरवरी में पढ़ाया था, 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप, ये गृह मंत्री का स्टेटमेंट था यार, उस दिन बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी। क्वेश्चन याद रखो, अभी तुम्हें सोर्स बताने जा रहा हूं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, वही 4 क्वेश्चन है एकदम फिक्स। ये सबसे फ्री मार्क्स होते हैं जीएस पेपर 3 के। इंटरनल सिक्योरिटी लिख लो इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, फिक्स मार्क्स हैं ये। आगे देखते जाओ, क्या समझते जनता इससे कैसे प्रभावित है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किया? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा ना अंग्रेजी सीखते रहे ना, जो हिंदी माध्यम वाले हैं। शुद्ध हिंदी में देखो क्या लिख रहा है, एलडब्ल्यूई लिख के भेज रहा है, ये यूपीएससी है बाबू, तो बहुत ध्यान से समझाइए किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य, इसमें तो दो डंडे पड़े थे उस दिन, ठीक है। एफएचआई भारत में यानी कि राजकोषीय स्वास्थ्य, जब मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछा था जिस दिन 2 लोग उस दिन पिटे थे, दोबारा जब ये पढ़ाया था कि भारत में राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम, कुछ याद आ रहा है? टारगेट्स पूछे थे कि कितना हमारा रखा गया है। भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह किस प्रकार राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा? और उसी समय निर्मला सीतारमण का एक कंट्रोवर्सी हुई थी, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। एफआरबीएम एक्ट के बारे में कई बार पढ़ाने के बाद मैंने डंडा कूटा था इस पे। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन याद कर लो, सोर्स बताता हूं, अभी याद आएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना। पीएलआई, देखो मैसेज आ गया, 2 बार पढ़ाया आपने सर पीएलआई, और बोला भी था आएगा, प्रीलिम्स में नहीं आया, मेंस में आ गया। पीएलआई योजना के तर्काधार को विवेचना कीजिए, इसकी क्या उपलब्धियां हैं, किस प्रकार की योजना कार्य पद्धति परिणामों में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। पीएलआई क्या है, फंक्शनिंग आउटकम क्या है। भारत में घटता भूजल योजना में भी पढ़ाया था, और अभी आपको रिसोर्स बताने जा रहा हूं कि भारत में जो उसी दिन जब ये हमने बात की थी, तो ये भी हमने ग्राउंड वाटर के बारे में बात की। फिर इसके बाद ग्राउंड वाटर में मैंने आपको 10 नए शब्द भी सिखाए थे, ठीक है। सेक्टर 50 में खड़े होकर जो चार्ट मेथड में कि ग्राउंड वाटर के मेथड्स क्या क्या होते हैं, चलो याद रहेगा। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, स्कोप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एलिब्रेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वन इज नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? अप्लाइड साइंस आ रहा है, जो चर्चा में है, जो आप बेसिक्स पढ़ रहे हो वो नहीं, अप्लाइड जो लगातार चलता है, जिसका जनता के हित से है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लो क्या है, ठीक। चलें शुरुआत करें, क्वेश्चन याद हो गए, सर भी यहां खड़े हैं। भारत में एक सेमीकंडक्टर, हंसी वाली बात है क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री आए थे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन करने के लिए, और अगले दिन ही पढ़ाया था, अगले दिन ही पढ़ाया था।
ठीक है, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं, बताया भी था, रेयर अर्थ मटेरियल, याद आ रहा है? और ये क्वेश्चन बताओ किस दिन का है, जल्दी बताओ, लो बेटा कॉपी लो। हाँ पीछे, तो बताने तो हम तो बताएंगे ही। नेक्स्ट वन, खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के आधारभूत है, इनका खनन द्वारा शोषण होता है, खनन को प्राकृतिक पर्यावरणीय आपदा क्यों, बताओ किस दिन पढ़ाया था ये बताओ। रेड होल माइनिंग, बाकायदा बहुत डिटेल में मेघालय में होने वाले, उसके ऊपर होने वाले प्रभाव दिखाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सब प्रमाण है डिजिटल में। डिजिटल के साथ यही मजा है कि डेट वाइज नोट्स रहते हैं। रेड होल माइनिंग में बाकायदा पढ़ाया था, छोटे छोटे बच्चे कैसे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है रेड होल माइनिंग के लिए। नेक्स्ट वन, पेरिस समझौता, हाय रब्बा यहां आ गया, प्रीलिम्स में भी इसको चैन नहीं, मेंस में भी चैन नहीं, ठीक है। राइट अ रिव्यू ऑन द इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट 2015 एंड द मेंशन हाउ दीज हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथेन्ड इन COP26 इन दिस डायरेक्शन। देख रहे हो कहां तक जा रहा है, 2-3 साल लगातार न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। इन दिस डायरेक्शन हाउ हैज द फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंटेंड बाय इंडिया बीन अपडेटेड इन 2022, पढ़ाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम स्वतः स्फूर्त 400 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, और भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो पेरिस के कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। और जब हम कोपेनहेगन गए, उसके बाद हम आगे गए, दोहा में गए, तो हमने बार बार उसी कमिटमेंट को दोहराया है। और जब हमने बात की थी ग्लोबल साउथ की, याद है, तो मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में एक नया वर्ड सामने आ रहा है, इंडिया उसको सबसे बड़ा हथियार बना रहा है, एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी। याद आ रहा है कुछ, पर्यावरणीय कूटनीति, कि भारत अफ्रीका जैसे देशों को लामबंद कर रहा है और उससे कह रहा है कि भाई साहब हम V20 बनाएंगे, जैसे G20 है उसके साथ हम बनाएंगे V20, वनरेबल 20, यानी संवेदनशील 20। और इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को क्या किया, भारत ने G20 में एंट्री दिलाई थी। और भारत क्या कर रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे आगे जा रहा है, सेंसिटिव मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन का पॉइनियर बनता जा रहा है। और यही कारण है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, उसका हेडक्वार्टर कहां है, भारत के गुड़गांव में है, और तमाम अंतरराष्ट्रीय बॉडीज उसका हिस्सा बनने के लिए बेताब बैठी हुई हैं। याद आ रहा है बेटा कुछ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्लास, अभी याद दिलाते हैं, दिखाएंगे तब और याद आएगा। चलो, उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति बताया ना, 4 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स हैं ये 4 तरह के। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड एंड द एग्रीमेंट इंटेंडेड बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट डिकेड। क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन किस दिन पढ़ाया था, हाँ बोलो, कॉपी कहां है तुम्हारी सिलेक्शन वाली क्लास की, बंद करा दे तुम्हारे इस क्लास में आना। तुम 4-5 लोगों से मेरा मन इतना खट्टा हो गया कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, तुम लोगों को समय हो गया, तुम लोगों को इसमें लिख लिख के बात करनी चाहिए थी, कोडिंग करके मुझे देना चाहिए था, रिसोर्स बताना चाहिए था। इतनी मेहनत मैं करता हूं तुम लोगों के लिए, एक प्रॉब्लम लेकर आते हो, अगले दिन चाहे वीडियो बनाना हो चाहे क्लास लेना, मैं यहां के खड़ा हो जाता हूं, इतनी हेल्प करता हूं तुम लोगों की, सर इतनी हेल्प करते हैं, लेकिन मजाल है। भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक है, समुद्र तथा समुद्री तटीय सुरक्षा की चुनौतियां आगे बढ़ने पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन याद है, सबके पास PDF है, चलो सोर्स खोलते हैं, चलो कुछ चमत्कारिक देखते हैं, आओ थोड़ा सा तूफानी करते हैं। कहां से चले भाई, हाँ जी, एक एक करके सोर्स देखते हैं कि किस दिन आया था। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नौ अक्टूबर से शुरू करें। इसमें हमने उस दिन सारा एस जयशंकर की किताब से पढ़ा था, प्रिलिम्स में 2 क्वेश्चन यहां से आए, आ जाओ। एक्ट ईस्ट पढ़ा हमने, उसी के साथ यहां पर क्या हुआ था देखते जाओ। जब ये न्यूज हुई थी राजकोषीय घाटे की तरफ बढ़ रही है, तब वहां पर क्या होता है, उस दिन डिस्कशन हुआ था किस तरह से फ्रीबीज पे बहुत ज्यादा सरकार बर्बाद कर रही है, फ्रीबीज पे। और उसी के अगले दिन निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट आता है, आगे चलकर वो कंटिन्यू रहता है कि भाई हम ऐसा कुछ करेंगे, उसके ऊपर आरोप लगता है कि GST का बड़ा हिस्सा राज्यों को नहीं दिया जा रहा है,
और राज्य क्या हो रहा है, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। वहीं से डिबेट सामने आता है और डिबेट आगे जब चलता है तो फिर इसी डिबेट के अगले डिबेट पे आप लोगों से मैं और नई नई चीजें डिस्कशन करता हूं, देखते जाओ। दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर आसियान के साथ, हाँ जी, आ जाओ। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बातचीत हमारी चल रही है, चल रही है, आ जाओ। सबसे पहले यहीं से हमारी खबर शुरू हो जाती है। हमने एलडब्ल्यू जो क्वेश्चन आया है 15 नंबर का, चलो देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। तो कैसे यहां पर आगे चलकर अमित शाह इसी पे बात करते हैं और वो कहते हैं, याद आ रहा है कि नहीं, निकालो कॉपी निकालो, तब पता चलेगा क्या क्या पढ़ाया। तो वहां पर हमारा जो सेगमेंट चल रहा है, अब आपको दिखाता जाता हूं कहां कहां हमने क्या क्या बात की थी। चलिए, तो यहां से हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बात हुई थी। इसके बाद अमित शाह ने, सीधे स्टेटमेंट है उनका कि 2026 तक हम एलडब्ल्यूई को समाप्त कर देंगे। अभी आपको दिखाऊंगा न्यूज़पेपर। यहीं से डिस्कशन हमारी शुरू हो गई थी। उस दिन काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था, कैसे पुनर्वास नीतियां, प्रोजेक्ट रोशनी के ऊपर हमारी बात हुई थी। मैंने उस दिन जो है सलाम बस्तर, एक बुक है बहुत फेमस राहुल पंडिता की, मैंने उनकी बुक को कोट किया था कि उनकी बुक में कैसे लिखा हुआ था कि अब जो है सरकार के जो पुनर्वास कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट रोशनी है, उसकी वजह से अब एलडब्ल्यूईज को भर्ती के लिए कैडर ही नहीं मिल रहे, क्योंकि 8-10 हजार रुपए में वो भर्ती कर लिया करते थे। सरकार की नीतियों की वजह से अब काफी फायदा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, फिर आ जाओ। जब यहां नोबेल प्राइज मिला था तो उसी दिन जब परमाणु हमले विरोधी पे शांति, नोबेल का शांति प्राइज मिला था, आईटीआर का डिस्कशन उस दिन भी हमने किया था कि हम परमाणु चीजों को शांति प्रिय चीजों के लिए भी, बिजली बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूं, हो सकता है आपको थोड़ी देर में कुछ याद आ जाए। अभी तो काफी तुम्हारे क्वेश्चन वहां पे तुम्हें पेपर 2 और पेपर 4 में भी मिलेंगे, टेंशन ना लो। हम्म, आएगा आएगा, क्यों आएगा आएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास, लेकिन हमारे पढ़ाने का क्या फायदा जब तुम कुछ लिखोगे ही नहीं तो। ठीक है, जब तुम कुछ लिखोगे ही नहीं। जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, जाके देख लेना इसको, ये जो अर्बन फोरम पढ़ाया था, जीएस पेपर 1 में आया हुआ है। मैं तो अभी केवल 3 की बात कर रहा हूं। मिलेगा यार, सब मिलेगा। 19 क्वेश्चन है बाबू, ऐसे थोड़े ना बात कर रहे हैं। हैं? सऊदी तक बिजली नेटवर्क बनाएगा, ग्रीन एनर्जी के बारे में जब हम बात कर रहे थे। आ जाओ, मिला। मणिपुर हिंसा पे 3 दिन पढ़ाया था। और नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन मिला, नॉर्थ ईस्ट की शांति वार्ता के लिए। रिसोर्सेज देख लो, इस पर हमने यहां से क्वेश्चन लिया था और हम लोग क्या कर रहे थे, अगर अलग नागालिम की कैसे मांग हो रही है। ठीक है, मणिपुर शांति समझौता एक और, इसके बाद एक और अभी पढ़ाया है। इसके बाद तुरंत जो है मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इस्तीफा देंगे, इस्तीफा उनसे मांगा जाएगा, और वहीं पर डिस्कशन हमारा गया था। रिसोर्स देखते जाओ, किस दिन का है ये पढ़ाया था मैंने 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर की क्लास है ये। लगातार 3 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ाया ये। रिसोर्स देखते जाओ कब कब क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर में मैंने आपको 10 नए शब्द भी सिखाए थे। ठीक है, सेक्टर 50 में खड़े हो गए, जो चार्ट मेथड में कि ग्राउंड वाटर के मेथड्स क्या क्या होते हैं। चलो याद रहेगा। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, स्कोप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एलिब्रेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वन इज नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, अप्लाइड साइंस आ रहा है, जो चर्चा में है, जो आप बेसिक्स पढ़ रहे हो वो नहीं, अप्लाइड जो लगातार चलता है, जिसका जनता के हित से है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लो क्या है। ठीक, चलें शुरुआत करें। क्वेश्चंस याद हो गए, सर भी यहां खड़े हैं। भारत में एक सेमीकंडक्टर, हंसी वाली बात है क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री आए थे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन करने के लिए, और अगले दिन ही पढ़ाया था, अगले दिन ही पढ़ाया था। ठीक है, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं बताया भी था, रेयर अर्थ मटेरियल, याद आ रहा है। और ये क्वेश्चन बताओ किस दिन का है, जल्दी बताओ, लो बेटा कॉपी लो। हाँ पीछे, तो बताओ, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। नेक्स्ट वन,
खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के आधारभूत है, इनका खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को प्राकृतिक पर्यावरणीय आपदा क्यों, बताओ किस दिन पढ़ाया था ये बताओ। रेट होल माइनिंग, बाकायदा बहुत डिटेल में मेघालय में होने वाले, उसके ऊपर होने वाले प्रभाव दिखाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। सब प्रमाण है डिजिटल में, डिजिटल के साथ यही मजा है कि डेट वाइज नोट्स रहते हैं। रैट होल माइनिंग में बाकायदा पढ़ाया था, छोटे छोटे बच्चे कैसे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है रैट होल माइनिंग के लिए। नेक्स्ट वन, पेरिस समझौता, हाय रब्बा यहां आ गया, प्रीलिम्स में भी इसको चैन नहीं, मेंस में भी चैन नहीं। ठीक है, राइट अ रिव्यू ऑन द इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट 2015 एंड द मेंशन हाउ दीज हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड इन COP26 इन दिस डायरेक्शन। देख रहे हो कहां तक जा रहा है, 2-3 साल लगातार न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। In this direction, how has the first nationally determined contribution intent by India been updated in 2022? पढ़ाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम स्वतः स्फूर्त 400 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, और भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो पेरिस के कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। और जब हम कोपेनहेगन गए, उसके बाद हम आगे गए, दोहा में गए, तो हमने बार बार उसी कमिटमेंट को दोहराया है। और जब हमने बात की थी ग्लोबल साउथ की, याद है, तो मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में एक नया वर्ड सामने आ रहा है, इंडिया उसको सबसे बड़ा हथियार बना रहा है, एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी। याद आ रहा है कुछ, पर्यावरणीय कूटनीति, कि भारत अफ्रीका जैसे देशों को लामबंद कर रहा है और उससे कह रहा है कि भाई साहब हम V20 बनाएंगे, जैसे G20 है उसके साथ हम बनाएंगे V20, वनरेबल 20, यानी संवेदनशील 20। और इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को क्या किया भारत ने, G20 में एंट्री दिलाई थी। और भारत क्या कर रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे आगे जा रहा है, सेंसिटिव मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन का पॉइनियर बनता जा रहा है। और यही कारण है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, उसका हेडक्वार्टर कहां है, भारत के गुड़गांव में है, और तमाम अंतरराष्ट्रीय बॉडीज उसका हिस्सा बनने के लिए बेताब बैठी हुई हैं। याद आ रहा है बेटा कुछ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्लास, अभी याद दिलाते हैं, दिखाएंगे तब और याद आएगा। चलो, उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति, बताया ना 4 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स हैं ये 4 तरह के। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड एंड द एग्रीमेंट इंटेंडेड बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट डिकेड। क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन किस दिन पढ़ाया था, हाँ बोलो, कॉपी कहां है तुम्हारी सिलेक्शन वाली क्लास की, बंद करा दे तुम्हारे इस क्लास में आना। तुम 4-5 लोगों से मेरा मन इतना खट्टा हो गया कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, तुम लोगों को समय हो गया, तुम लोगों को इस पे लिख लिख के बात करनी चाहिए था, कोडिंग करके मुझे देना चाहिए था, रिसोर्स बताना चाहिए था। इतनी मेहनत मैं करता हूं तुम लोगों के लिए, एक प्रॉब्लम लेकर आते हो अगले दिन, चाहे वीडियो बनाना हो चाहे क्लास लेना, मैं यहां के खड़ा हो जाता हूं, इतनी हेल्प करता हूं तुम लोगों की, सर इतनी हेल्प करते हैं, लेकिन मजाल है। भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक है, समुद्र तथा समुद्री तटीय सुरक्षा की चुनौतियां आगे बढ़ने पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन याद है, सबके पास PDF है, चलो सोर्स खोलते हैं, चलो कुछ चमत्कारिक देखते हैं, आओ थोड़ा सा तूफानी करते हैं। कहां से चले भाई, हाँ जी, एक एक करके सोर्स देखते हैं कि किस दिन आया था। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नौ अक्टूबर से शुरू करें। इसमें हमने उस दिन सारा एस जयशंकर की किताब से पढ़ा था, प्रिलिम्स में 2 क्वेश्चन यहां से आए, आ जाओ। एक्ट ईस्ट पढ़ा हमने, उसी के साथ यहां पर क्या हुआ था देखते जाओ। जब ये न्यूज हुई थी राजकोषीय घाटे की तरफ बढ़ रही है, तब वहां पर क्या होता, उस दिन डिस्कशन हुआ था किस तरह से फ्रीबीज पे बहुत ज्यादा सरकार बर्बाद कर रही है, फ्रीबीज पे। और उसी के अगले दिन निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट आता है, आगे चलकर वो कंटिन्यू रहता है कि भाई हम ऐसा कुछ करेंगे। उसके ऊपर आरोप लगता है कि जीएसटी का बड़ा हिस्सा राज्यों को नहीं दिया जा रहा है और राज्य क्या हो रहा है, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। वहीं से डिबेट सामने आता है और डिबेट आगे जब चलता है तो फिर इसी डिबेट के अगले डिबेट पे आप लोगों से मैं और नई नई चीजें डिस्कशन करता हूं, देखते जाओ। दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर आसियान के साथ
हाँ जी, आ जाओ। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बातचीत हमारी चल रही है, चल रही है। आ जाओ, सबसे पहले यहीं से हमारी खबर शुरू हो जाती है। हमने एलडब्ल्यू जो क्वेश्चन आया है 15 नंबर का, चलो देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। तो कैसे यहां पर आगे चलकर अमित शाह इसी पे बात करते हैं, और वो कहते हैं, याद आ रहा है कि नहीं, निकालो कॉपी निकालो, तब पता चलेगा क्या क्या पढ़ाया। तो वहां पर हमारा जो सेगमेंट चल रहा है, अब आपको दिखाता जाता हूं कहां कहां हमने क्या क्या बात की थी। चलिए, तो यहां से हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बात हुई थी। इसके बाद अमित शाह ने, सीधे स्टेटमेंट है उनका कि 2026 तक हम एलडब्ल्यू को समाप्त कर देंगे। अभी आपको दिखाऊंगा न्यूज़पेपर। यहीं से डिस्कशन हमारी शुरू हो गई थी। उस दिन काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था, कैसे पुनर्वास नीति, प्रोजेक्ट रोशनी के ऊपर हमारी बात हुई थी। मैंने उस दिन सलाम बस्तर, एक बुक है बहुत फेमस राहुल पंडिता की, मैंने उनकी बुक को कोट किया था कि उनकी बुक में कैसे लिखा हुआ था कि अब जो है सरकार के जो पुनर्वास कार्यक्रम है प्रोजेक्ट रोशनी है, उसकी वजह से अब एलडब्ल्यू को भर्ती के लिए कैडर ही नहीं मिल रहे, क्योंकि 8-8 10-10 हजार रुपए में वो भर्ती कर लिया करते थे। सरकार की नीतियों की वजह से अब काफी फायदा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। फिर आ जाओ, जब यहां नोबेल प्राइज मिला था तो उसी दिन जब परमाणु हमले विरोधी पे शांति, नोबेल का शांति प्राइज मिला था, आईटीआर का डिस्कशन उस दिन भी हमने किया था कि हम परमाणु चीजों को शांति प्रिय चीजों के लिए भी, बिजली बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूं, हो सकता है आपको थोड़ी देर में कुछ याद आ जाए। अभी तो काफी तुम्हारे क्वेश्चन वहां पे तुम्हें पेपर 2 और पेपर 4 में भी मिलेंगे, टेंशन ना लो। हम्म, आएगा आएगा, क्यों आएगा आएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास, लेकिन हमारे पढ़ाने का क्या फायदा जब तुम कुछ लिखोगे ही नहीं तो। ठीक है, जब तुम कुछ लिखोगे ही नहीं। जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, जाके देख लेना इसको, ये जो अर्बन फोरम पढ़ाया था, जीएस पेपर 1 में आया हुआ है। मैं तो अभी केवल 3 की बात कर रहा हूं। मिलेगा यार, सब मिलेगा। 19 क्वेश्चन है बाबू, ऐसे थोड़े ना बात कर रहे हैं। हैं? सऊदी तक बिजली नेटवर्क बनाएगा, ग्रीन एनर्जी के बारे में जब हम बात कर रहे थे। आ जाओ, मिला। मणिपुर हिंसा पे 3 दिन पढ़ाया था। और नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन मिला, नॉर्थ ईस्ट की शांति वार्ता के लिए। रिसोर्सेज देख लो, इस पर हमने यहां से क्वेश्चन लिया था और हम लोग क्या कर रहे थे, अगर अलग नागालिम की कैसे मांग हो रही है। ठीक है, मणिपुर शांति समझौता एक और, इसके बाद एक और अभी पढ़ाया है। इसके बाद तुरंत जो है मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस्तीफा देंगे, इस्तीफा उनसे मांगा जाएगा, और वहीं पर डिस्कशन हमारा गया था। रिसोर्स देखते जाओ, किस दिन का है ये पढ़ाया था मैंने 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर की क्लास है ये। लगातार 3 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ाया ये। रिसोर्स देखते जाओ कब कब क्या क्या हुआ था। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, तो क्लाइमेट क्वेश्चन लिखा था, क्लाइमेट चेंजेस क्या है, कॉप का क्या सेगमेंट है, एसडीजी के किस पार्ट में है, एफएओ की रिपोर्ट किस में है। क्वेश्चन पूछिए, देखिए एफएओ में कहां खाद्य सुरक्षा के बारे में बात हो रही है, किस किस तरह के जलवायु परिवर्तन के खतरे हमारे सामने मौजूद हैं। जो तुम कह रहे हो वो यहां से पढ़ाया था, जो आसाम अकॉर्ड है, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या जनांकी परिवर्तन होने जा रहे हैं, क्या क्या खतरे हमारे सामने मौजूद है, याद है। अहोम राज्य का क्या कॉन्सेप्ट था, बोडो क्या थे, आसाम अकॉर्ड क्या था, पढ़ाया था सामने। रिसोर्स देखो, ये तो अभी सिर्फ हमने शुरू किया था, देखते जाना, थक जाओगे। सारे क्वेश्चन याद हैं, क्या क्या पढ़ाया है। ग्रोथ स्ट्रेटजी पे यहां हमारी डिस्कशन हुई थी, आर्थिक समृद्धि को लेकर, भारत के ग्रोथ डिस्कशन को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स मिला।
पहली रिपोर्ट किसने दी थी? आरबीआई ने, कि किस प्रकार से हम लोग अपने यहां स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। यहीं से डिबेट स्पार्क होती है कि राज्य अपने धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर बवाल यहीं से शुरू होता है। कंटिन्यूअस हम उस चीज को जो है वो मेजर कर रहे थे। असम एक और दोबारा पढ़ाया था नॉर्थ ईस्ट को लेकर, बहुत चर्चा चला। मेथेनॉल, बायोफ्यूल, लिखो लिखो, लिखते जाओ, ये सब लिखे हुए हैं आप लोगों ने। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आगे बढ़ते जाओ, फरवरी में पहुंचो। बवाल तो फरवरी में है, इतना ज्यादा क्वेश्चन फरवरी से आया है। टैपरिंग, ट्रेड वॉर, बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ चाचा लगा रहे हैं उसका क्या क्या हमारे यहां प्रभाव पड़ेगा। फिस्कल डिफिसिट कैसे उसको जो हमें लेकर चलना है, प्रोडक्टिविटी स्पेंडिंग क्या करना है हमें, आत्मनिर्भर भारत, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सारे टॉपिक यहां पर कवर किए थे कि हमारे पास क्या क्या होना है। कौन सा दिन था ये? दैट इज 2 अप्रैल। आ जाइए। हाँ जी, जब ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमारी बातचीत शुरू हुई थी, उसी दिन से हमारा एक नया सेगमेंट शुरू हुआ था, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, फैब यूनिट्स। याद आ रहा है? मिला? नहीं मिला? फिर उसी दिन बताया था कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। याद आ रहा है डिस्कशन? ये जो डायरेक्टली इस बार क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का, चलो बताते चलते हैं तुम्हें। 4 मार्च पीएलआई का क्वेश्चन देख लिया था, याद है कि नहीं? हाँ, ये देखो सामने देखो सर, पीएलआई पे पूरा सबसे लंबा डायमेंशन पढ़ाया था पीएलआई पे। क्या क्या पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक क्या हो सकता है, सोशल क्या हो सकता है, पीएलआई के कल्चरल डायमेंशन, लीगल डायमेंशन, इंटरनेशनल डायमेंशंस, कुछ भी नहीं छोड़ा था कि पीएलआई से लेके डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं पीएलआई में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा, लिखो। पीएलआई इस बार तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। दुर्भाग्य से इस बार प्रीलिम्स में नहीं आया, मैंने इसको 2 या 3 बार पढ़ाया है। चलो, 17 फरवरी, इसमें मेरे टैब में थोड़ा सा लाइंड अप होता है। आ जाओ बाबू। हाँ जी, खनन वाला क्वेश्चन कहां है तुम्हारे पास? खनन वाला क्वेश्चन कहां है? देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी क्लास से क्वेश्चन आया, मैं डे वाइज दिखा रहा हूं। ऐसा आज तक शायद ही इतिहास में किसी ने किया होगा कि मतलब 1 साल पुराने नोट्स निकाल के दिखा रहा है, देख भाई। और तुम्हें पता है कि हम सिर्फ इसको बेस लेते थे, जिसपे हम 20-20, 30-30 क्वेश्चन कर डालते थे। डायनेमो स्टैटिक था, दिखा खनन क्षेत्र में। आगे दिखाऊं? सिर्फ यही थोड़ा पढ़ाया था। आगे चलो, ये लो, यहां देखो, दिखाई पड़ रहा है? रैट होल माइनिंग, कीवर्ड्स क्या क्या आता है, एनजीटी कहां इन्वॉल्व है, माइंस एंड रिम, यही पूछा उसमें बेस देना। ये आपको डायरेक्टली एमएमडीआर एक्ट लिखना है उसमें। और उस समय भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, हमारा संविधान से जोड़कर बताया था। ठीक है, बेल्लारी रीजनिंग माइनिंग केस बताया था कि इससे पहले कौन सा केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सोशल डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, कल्चरल डायमेंशन क्या है, लीगल डायमेंशन क्या है, कहां कहां लीगल जो है एस्पेक्ट्स हमारे बनते हैं, आर्टिकल 21 कहां इन्वॉल्व है। इतनी डेप्थ में गया था कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, जीआईएस क्या सेगमेंट है, क्या क्या हैजार्ड, और एक नहीं 2 बार पढ़ा है। इसके बाद मैंने एक हैंड रिटन नोट्स पढ़ाया था, बाकायदा माइनिंग दिखाई थी कि माइनिंग कैसे की जाती है, बच्चे कैसे अंदर जाते हैं, वर्टिकल कैसे जाते हैं, क्या हैजार्ड्स होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। वही जब जब जाके पानी के साथ घुल जाता तो उनकी नसें नीली पड़ जाती हैं। नदियों के अंदर क्या जो है पदार्थ घुल जाता है, इतने डेप्थ में जाके पढ़ाया था। डायरेक्टली क्वेश्चन है, चलो कम से कम 15 नंबर मेरे लिए तो बन गया। आगे देखते हैं। हाँ जी, 10 फरवरी, 10 फरवरी, आ जाओ। नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा दिखाओ तो, पढ़ के बताओ जल्दी से। सभी लोग पेपर खोल के बैठे हैं। हाँ,
हाँ, आ गया था। इसके बाद क्या किया था सर, ये देखिए क्या क्या हुआ था। पूरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, एसआर बम्बई केस क्या है, ठीक है, मल्टी एथनिक सोसाइटीज किसे कहते हैं, वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या, एक चीज सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीज होती है, रेजिग्नेशन के पीछे क्या कारण है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज वहां पर क्या है, वहां की रिच जो कल्चरल हेरिटेज है वो क्या है, उसको कैसे थ्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से मणिपुर में कुकी और मैती के बीच में क्या बवाल चल रहा है, पूरा पूरा आसाम एकॉर्ड क्या है, ठीक है, लीगल डायमेंशन, 10th शेड्यूल क्या कह रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या रहा है, जुडिशियल रिपोर्ट आर्टिकल 356 क्या कह रहा है। बस खाली उठा के झोंक के चले आए होते तो भी काम हो गया होता। सोच दिखा रहा हूं डे वाइज, ये देखो इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, जिस दिन का है उसी दिन का रहेगा, क्लाउड के बेस पे चलता है ये, मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिकली डेट लेता है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं। अभी क्या बात हुई थी, केंद्र राज्य के बीच में कौन सा जो है वित्तीय, उसके लिए बराबर बात हो रही थी ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। आ जाते हैं हम लोग 6 फरवरी को, अब दिखाता हूं तुम्हें। 6 फरवरी कहे थे ना बवाल शुरू, आ जाओ यहां देखो, कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैंने कि कोई भी एक चीज जो है छूट जाए। 6 फरवरी, 6 फरवरी को वित्त निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट आता है। तीन फरवरी और 6 फरवरी, जब हम इसकी डिस्कशन कर रहे थे, बजट आया था ना उस दिन, तो बजट में घोषणाएं हुई थी, याद है। और ये वाला किसको किसको याद है, ये वाला पॉइंट किसको किसको याद है, सामने मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये उस दिन का न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण में आया हुआ था बजट पे। भारत अपने अक्षय ऊर्जा के टारगेट्स को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। कौन सा कॉप की क्वेश्चन उठाओ जरा, क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर, जी बेटा, हाई वैल्यू क्रॉप्स नहीं, अभी जो क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये पूरा डिस्कशन हुआ था जब बजट आया था कि भारत किस प्रकार जो है वो अपने बजटिंग क्षेत्र को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और अभी जो निर्मला सीतारमण वाला आया है, देखो, केंद्र और राज्यों के बीच में करों के बंटवारे को लेकर, इसके बाद अक्षय ऊर्जा को लेकर, लगातार दोनों चीजों पे लेकर लगातार जो क्या है क्वेश्चन आ रहा है। देखिए बताइए कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे, आपके सामने है भाई। फूड सिक्योरिटी, एफसीआई स्कीम्स पढ़ाया था, पीडीएस, एफआरओ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अगला आ जाओ, 8 अक्टूबर क्या पढ़ाया था मैंने, चलो देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन और दिया हुआ, जरा ध्यान से देखो, फूड पार्क का क्वेश्चन आया है, देखो फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन देखो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उद्योगों का परीक्षण किया, क्वेश्चन ध्यान से आंखियों में बसा लो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित कर सरकार द्वारा उपायों का उल्लेख करिए। ठीक है, यहां देख लिया, आज चलो, ये क्लास याद है किसी को, क्लास याद है, किस दिन पढ़ाई थी, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को पढ़ाया था। $2 अरब से भारत में फूड पार्क बनाएगा यूएई, और वहीं पर डिस्कशन हुआ था फूड पार्क किसे कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है। मैंने आपको बनाना का एग्जांपल दिया था कि भारत में, अगर आपको याद होगा उस क्लास में, आशा कुछ तो कम से कम शर्म कर लो, लिखो कम से कम, बताओ तो। मैंने आपको बताया था कि हम दुनिया भर में केले बेचते हैं और दुनिया में हमसे केले खरीद के उसको स्क्वैश बनाकर, और मैंने एग्जांपल दिया था कि आप किसी मॉल में चले जाइए, अभी आप जो ये स्क्वैश उसको 400-500 रुपए की बोतल खरीदोगे, और हमारे यहां से वो थोक के भाव जो है हमारे यहां से फल और सब्जियां खरीद के लेके जाते हैं और वहां पर उसको प्रोसेसिंग करके हमें बेच देते हैं। और उसी दिन 8 अक्टूबर को यह क्लास बताया था। इतनी बड़ी एफडीआई आ सकती है, टेक्नोलॉजी आ सकती है, और डायरेक्टली क्वेश्चन यहां पर है कि सरकार क्या क्या करने जा रही है, क्या क्या निवेश प्रोत्साहन कर देगा। लगातार ये 2 दिन तक ये न्यूज चलती रही।
अभी तो पहले यहां देखो कि क्या चल रहा है, अभी यहां देखो क्या चल रहा है, आगे देखते हैं। पंद्रह अक्टूबर, क्लास में अगर अवेयर रहोगे अपने आप चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। इसके बाद तो कितने मैंने पीडीएफ से पढ़ाए थे उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो मैंने यहां डायरेक्टली यहां पर जो चर्चा हुई इसके बारे में बात करते हैं हम लोग सीधे। 15 अक्टूबर, उसी दिन हमारी बात हुई थी, और ये मत समझना कि ये खत्म हो गया, लगातार पीएलआई उस दिन पढ़ाया था, देखो यहां सामने आया था, सीधे न्यूज़पेपर की हेडिंग थी ये, आना था इस क्वेश्चन को। हम्म, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, और इससे पहले था हमारा, इस पे चर्चा हुई थी हमारी कि भारत कैसे अपने ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ताकत कैसे अक्षय ऊर्जा में बढ़ती चली जा रही है। ये हाइलाइट्स याद हैं, ये उसी समय के किए हुए हैं। डायनेमो स्टैटिक मेथड यूपीएससी का नया मेथड है, पूरी ताकत लगा दो, पूरा ध्यान लगा दो कि भैया हमें किसी भी हालत में क्लास नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ हो जाए। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी ग्रीन एनर्जी का क्वेश्चन, राइट। और अभी आप देखते जाइएगा, चाहे पेपर 2 उठा लीजिए, पेपर 3 उठा लीजिए, आपको भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूं ना, वो आपको करना चाहिए था एक्चुअली में, वो आपको करना चाहिए था। और अगर आपने वो कॉपी रखी होगी तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। लेकिन फिर से कह के जा रहा हूं, कुछ भी करिए, सिलेक्शन वाली क्लास मत छोड़िए एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा, डायनेमो स्टैटिक ही नया तरीका है, मतलब मेरे पास और भी बहुत से पीडीएफ नोट्स इसमें पड़े हुए हैं। आश्चर्य होता है कि मतलब 20 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से लैंग्वेज से आए। प्रूफ मैंने अभी तक दिखा दिया, कितने क्वेश्चन के प्रूफ आप देख चुके हैं अभी तक? और भी दिखा देता हूं, थक जाओगे देखते देखते। उस दिन डाउन टू अर्थ पढ़ाया था, याद आ रहा है? 2 टॉपिक कवर किए थे डाउन टू अर्थ से, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट, कॉप वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहां सामने डाउन टू, मैंने कहा था डाउन टू अर्थ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन है, सामने तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? पूरा तुम्हें डिटेल में ये पढ़ाया था, क्लाइमेटिक चेंजेस क्या है, भारत के प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या क्या हमें करना है, ये देख लो सामने, देखो इसको, एक एक चीज, और ये सब आपके पास लिखा हुआ पड़ा हुआ है। मैंने बीच में डाउन टू अर्थ भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं, सामने प्रूफ दिखा रहा हूं। शायद ही ऐसी कोई क्लास हो कि मेरे सीधे क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप ये देख रहे हो। इसके बियॉन्ड भी बहुत सी चीजें मैं उस दिन अलग से पीडीएफ नोट्स बना के लेकर आता था, वहां पढ़ाता था, वो अलग चलता था। 20 में से 19 क्वेश्चन सीधे सीधे क्लास से हैं। इसका पर्पस क्या हुआ?
आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस अब नहीं करोगे, उस पर बार बार रिवीजन नहीं करोगे, तो अब इससे ऊपर तो यार कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता। ये भी मेरा हाइक है यार, मैं भी उम्मीद नहीं करता था कि 20 में से 19 क्वेश्चन आ जाएंगे, विद सोर्स मेरे पास मौजूद है। आए, इसको उठाए, कॉपियां आप लोगों से फोटो कॉपी ले और अपना चेक कर ले। वो देखो उसने सामने पहला क्वेश्चन ही उसने बता दिया किस दिन मैंने पढ़ाया हुआ था। और अभी तो ये पूरी लंबी लिस्ट है, एक एक करके खोदूंगा, सब निकल कर आएगा, एक एक क्वेश्चन निकल कर आएगा तुम्हारे सामने। तो आपके सामने सोर्स दिखा रहा हूं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप कम से कम एटलीस्ट ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए। अब आगे जो गलती होगी वो आपकी है, बार बार प्रूव करें। अभी एसपी सर जीएस पेपर 2 सॉल्व कराएंगे, आप देखिएगा कितने क्वेश्चन। अभी यही जो मैंने यहां पढ़ाया है, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के हैं, जीएस पेपर 1 के हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तुम्हारे पासिंग मार्क्स केवल यही अकेले एक क्लास निकलवा सकती है, लेकिन फायदा क्या जब तुम कोई रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तुम। और कितना भी पढ़ा लूं, अगर तुम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। डू राइटिंग, जितना पढ़ो उतना लिखो। और इस क्लास में ऐसे बहुत से लोग हैं, ये विकास बैठे हुए हैं, ये आकांक्षा, वो पीछे जो सज्जन बैठे हुए हैं, इतने 3-3 4-4 हर समय दांत निकाले रहते हैं। इसमें से बहुत से ऐसे पार्ट थे जिसमें तुम लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते थे। इतना सबने पढ़ा है, मैं कह रहा हूं 2 ही क्वेश्चन करते, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो मेरे सेटल होते। 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एटलीस्ट। अब क्या करूं भाई, 20 में से 19 क्वेश्चन मेरे डायरेक्टली क्लास से आए हुए हैं, विद सोर्स विद प्रूफ बता रहा हूं। आप खुद अभी उठा के कॉपियां देखोगे, सारे क्वेश्चन तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। मिले? कम से कम ढूंढ के मुझे डे वाइज बता दो, इतना तो रहम करो। अब इससे बेस्ट कोई क्लास नहीं हो सकती, यही डायनामो स्टैटिक मेथड है। दूसरा, कम से कम 2 साल का न्यूज़पेपर आप लेके चलो मिनिमम, पढ़ते रहो, करते रहो, बार बार उसके बारे में डिस्कशन करो। क्योंकि मैंने यहां पर डायनामोस्टैटिक में क्या किया था, बेस इसका लिया था, लेकिन मैं तो चला गया था सब्जेक्ट पे। डायनामोस्टैटिक मेथड है, तो यही इकलौता मेथड, और जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 3 पेपर उठाओ, कोडिंग सिखाइए तुम लोगों को, कोडिंग करना शुरू करो एक एक करके। कि सर ये कोड नंबर 6 का क्वेश्चन है, कोड नंबर 5 का क्वेश्चन, वही मुझे खुशी हो जाती कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है। कुछ 1-2 पॉइंट लिखते, 2 पॉइंट लिखते, 3 पॉइंट लिखते। मुझे ये सब तुम्हें बताना, तुम्हें मुझे मैसेज करना चाहिए था, सर आपने इस दिन पढ़ाया था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया। ये पता नहीं क्या हो गया यहां पे, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऑनलाइन वालों ने कितने क्वेश्चन ट्राई किए? क्या है? हाँ, ये अभी आज सुबह मुझे अरविंद ने भेजा है, लो भेजो आगे। सैटरडे को पढ़ाया था ना ये, 1 घंटे डिस्कशन हुआ था, देखो सैटरडे पढ़ाया था। आज का पेपर है ना, कोई कहे अरे ऐसे सर छपवा दिए होंगे, मैंने नहीं छापा, ये यही पढ़ाया था ना, यही पढ़ाया था, यही हमारा टॉपिक ही था। अगर उस दिन क्लास में 1 घंटे हमारा डिस्कशन हुआ था पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट पे, श्रम बल में बड़े महिलाओं की भागीदारी, भारत का आर्थिक भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आधी आबादी, बोर्ड पे सबसे पहले क्या लिखा था, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, वही लिखा था ना, शुरुआत वहीं से की थी ना। क्या बताया था, जीएनपी में महिलाओं का योगदान नहीं है। अब देखो ये लोग कैसे लिखते हैं, जो लोग ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करेंगे, तो सिखाया था वो नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है, लेकिन इस प्रगति पर अब एक खतरा मंडरा रहा। वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फलाना टैरिफ वैरिफ करके पहले इधर उधर घूमे हैं, फिर अब आए हैं बात पे कि इस देश की जीडीपी में लगभग 1% की कमी आ सकती है टैरिफ की वजह से। टैरिफ कपड़ा और रत्न जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में लाखों भारतीय महिलाओं के रोजगार को अस्थिर कर सकता है। वहां उनकी भागीदारी सबसे अधिक है, 5.5 करोड़ लोगों की रोजगार देने वाले कपड़ा और में 50% तक के निर्यात में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। ये वो दुनिया भर का बहुत लंबे समय तक अभी घूम रहे हैं इधर उधर, फिर आकर कह रहे हैं किसी राष्ट्र की ताकत उसकी महिलाओं में निहित होती है। इस बात को हमने कैसे समझा था? आगे इन्होंने आंकड़ा दिया है कि भारत में जो महिला श्रम बल है वो 37% से 41.7, ये इंपॉर्टेंट है। कितना बना हुआ है, हम किस पार्ट को इंपैक्ट करेंगे, जीएनपी को इंपैक्ट करेंगे, बताया था उस दिन, राइट। ये भी मैंने बताया था जब 1% जीडीपी गिरती है तो कितने लोग प्रभावित होते हैं, 9 करोड़ लोग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं। यही लिखा है इन्होंने, ये देखो सेम वही बात लिखी है।
तो एटलीस्ट जब हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं तो इसको थोड़ा सा और पढ़ने की आदत डालो। ये भी तो वही आया है राजनीतिक सुधार पर, जो एसपी सर ने भी डिस्कशन किया था, जो बिल आया है, गिरफ्तारी हो जाएगी पीएम सीएम की। तो ये कोई नई चीजें नहीं है, बस आप क्लास में अवेयर रहने की आदत डालिए। दूसरा, जितने भी लोग हैं लिखने की आदत डालो, जितना हो सके उतना लिखो। कुछ भी मिले छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ, लिखो, इसी के क्वेश्चन बना के लिख लो। अब मान लो ये एडिटोरियल तुम्हारे लिए कोई बहुत नया नहीं है, इसमें हाँ, इसमें क्या है, तुम्हें 4-5 पॉइंट निकालने हैं। जैसे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ इसमें जापान का आंकड़ा दिया है, चाइना का आंकड़ा दिया है, अमेरिका का आंकड़ा, भारत के किस उद्योग में महिलाओं की भागीदारी इस समय ज्यादा है, निर्यात से क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें क्या किया, उस वाले आंसर में जो हमने डिस्कशन किया था इसमें कुछ पॉइंट्स और डाल दिए, बात खत्म। तो ये लगातार आपको काम करना पड़ेगा, तभी जो है आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्लियर है? तो सारी चीजें सही चल रही हैं, बस आप ही लोग थोड़ा डिरेल हो। अब पढ़ना वढ़ना शुरू कर दो तो अच्छा है। और क्या प्रमाण दें बताओ, क्या चाहिए, और क्या और नया प्रमाण दें कि जिससे आपको लगे कि हाँ, अब आपकी जगह एग्जाम देने की सुविधा है नहीं, रोज आएगी, टेंशन ना लेना, परेशान नहीं हो। ऑनलाइन गेमिंग बेसिकली हमसे पूछो हम क्या झेल रहे हैं इसमें। तो भारत में आजकल यूथ काम, हमारे नौकरी कोई मांगने आता, अगले दिन आता ही नहीं है, नीचे चाय पीने गया तो ऊपर ही नहीं आता है। कारण क्या है भाई, पैसा कमाने के शॉर्टकट तरीके हैं। ऑनलाइन गेमिंग मतलब क्या है, एक तरह का जुआ। तो आज का यूथ पूरी तरह से लगा हुआ है। अब उससे क्या हो रहा है, श्रम बाजार खराब हो जाए। जैसे आप फ्रेशर हो, जॉब में मार्केट में जाओगे, 10,000 12,000 की नौकरी मिल रही है, आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आगे बढ़ोगे। वो कह रहा है 10-12 हज़ार रुपए तो हम सट्टा लगा के जीत लेंगे। आंकड़े कह रहे हैं कि मैक्सिमम यूथ किसी ना किसी फॉर्म में पैसा लगा रहे हैं। तमाम टीम बनाते रहते हैं, आईपीएल आईपीएल, तभी तो इतना ज्यादा खेला जा रहा है। स्टॉक मार्केट, अभी स्टॉक मार्केट नहीं है लेकिन इसमें तो है ही है। तो ये भारत को बर्बाद कर रहा है, और ये पैसा अनअकाउंटेबल है, कहीं और जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या हमारे सामने बन जाएगी, सोशल। क्योंकि आप एक तरफ चाहते हो कि दुनिया भर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भारत में है, और यूथ तुम्हारा कह रहे हो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, युवा आबादी बहुत अच्छी है, और पता चला तुम्हारा यूथ काम ही नहीं करना चाहता। वो सोच रहा है कि भैया इतना तो हम मारेंगे, गेम से खींच लेंगे, जुआ खेल के खींच लेंगे। तो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है ना कि लत लगने का खतरा है, बहुत छोटे छोटे उसमें लिखा होता है, वही असली खेल है। तो एक आंकड़ा आया था कि भारतीयों ने 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा गंवा दिए, 60,000 करोड़, वो भी कितने, जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, वो पैसा बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो ये पैसा एक तरह से भारत से चोरी हुआ है, एक लत की वजह से चोरी हो गया, कभी लूडो के नाम पे, कभी क्रिकेट के नाम पे। तो ये क्या रहा, 60,000 करोड़ रुपए, मामूली बात नहीं। मनरेगा का बजट ही 40,000 करोड़ रुपए, पूरे मनरेगा का बजट ही 40-48 हजार करोड़ रुपए है। 60,000 करोड़ रुपए अब सरकार एक तरफ पैसा बांट रही है, दूसरी तरफ तुम गायब कर रहे हो। दूसरा, आप वर्कफोर्स से बाहर हो रहे हो, आप काम करने योग्य तो हो लेकिन आप काम करना चाहते नहीं। इसीलिए भारत में जॉब मार्केट्स में नई नई चीजें चल रही है, उसमें सबसे बड़ा फायदा, नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है, आज की एक नई रिपोर्ट आई है कि जो कंपनीज हैं वो जेनजी को जॉब नहीं देना चाह रही हैं। मतलब आप जॉब मार्केट में जाओगे, अच्छी कंपनी आपको जॉब देने से कतराएगी, उसका एटीट्यूड ही अलग हो, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, उसको लग रहा है मेरे पास वैकल्पिक रोजगार है। तो वो क्या होता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यू देता है, सेलेक्ट हो जाता है, जॉब नहीं ज्वाइन करता है। ठीक है, इसको कैट फिशिंग बोलते हैं। तो आजकल वही कर रहा है। नतीजा क्या होगा, जो कंपनियां भारत आना चाहती हैं वो भारत नहीं आ पाएंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट भारत जैसे देशों के लिए जो श्रम बल है, यानी कि जो लेबर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो लेबर ही नहीं रहेगा तो फिर कंपनी कहां से काम करेंगी। और भारत और चीन सस्ते लेबर के लिए जाने जाते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब सस्ते लेबर के लिए जाने जाते हैं। और तुम्हारा जो बच्चा है वो गेम खेल रहा है, वो कह रहा है बक तुम्हारे यहाँ जाके क्या कर। तो हम लोग क्या होता है, पैसे से उसकी वैल्यू करने लगे। जैसे हम नाच गा लें इंस्टाग्राम पे तो पैसा मिल जाए, किसी गाने की लिरिक्स बना दें, ये लड़कियों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। कहना नहीं चाहिए वैसे, लोग ऐसे कह सकते हैं कि, लेकिन जो भी है एक लाइन तो क्रॉस हो जाती है उसमें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फिर अश्लीलता की तरफ चले जाते हैं। समाज का एक ढांचा होता है, जो अमेरिका में सही वो भारत में सही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्यों लग रहा है, क्योंकि लग रहा है उससे हम इजी मनी कमा सकते हैं। लेकिन जॉब का सिर्फ यही पर्पस नहीं होता है कि जॉब में हमें पैसा, हम आज का आप जॉब में जाते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए,
आप जाते हैं टेक्नोलॉजी को लर्न करने के लिए, आपका स्कूल तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं सिखा रहा है ना, लेकिन जब आप किसी मशीन पे काम करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी को लर्न करते हैं, बिहेवियर लर्निंग करते हैं इसको। तो जॉब का मतलब ये थोड़ा ना मैं इतने घंटे काम करूं मुझे इतना पैसा मिले। यूथ को लग रहा है यार इतना ज्यादा इंटरनेट पे रहेंगे, सट्टा मारेंगे, हो जाएगा काम, कुछ दो चार गाने पे अभी जो है डांस वांस कर देंगे उल्टा सीधा करके, और ये भी हमारा काम हो जाएगा। तो अभी ये क्या हो रहा है, ठीक है वहां से इजी मनी आ रहा है, दैट्स गुड, चलो भाई अपना काम हो रहा है इनका, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन है वो आप काम नहीं कर रहे हो ना। आप इंस्टाग्राम बना नहीं रहे हो, आप किसी इंस्टाग्राम पे नाच गा रहे हो। टेक्नोलॉजी आप बना के दिखाइए। भारत इतना बड़ा देश है, अंबानी अंबानी सब बैठे हुए हैं, भारत का अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सारा डाटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास आपका बैठा हुआ है, यूट्यूब के पास आपका सारा डाटा है। यूट्यूब को पता है आप कब कहां क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, कौन सी फोटो खींच रहे हैं, आपकी पसंद नापसंद सब कुछ उसको पता है आपके बारे में। तो एक विदेशी सर्वर पे आपका सारा डाटा बैठा, भारतीय कौन है, क्या उनके दोस्त हैं, कहां उनका पैसा है, कहां सब कुछ है, भारतीय को सारा डाटा अमेरिका के पास है। तो वो जितना चाहे वो तुम्हारे साथ खेल सकता है, अपनी पॉलिसीज बना सकता है, तुम्हारे साथ दोस्ती दुश्मनी रख सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। तो भारत अपना एक सर्वर नहीं बना पा रहा है। तो हमें इसके बारे में, इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके साथ काम करें। तो वर्क करने का पर्पस ये नहीं होता है कि सिर्फ आप कितना काम करो कितना पैसा मिले। लोग इसको बहुत गलत तरीके से कई बार जज करते हैं। इसका तात्पर्य होता है एक्सपीरियंस लेना, टेक्नोलॉजी को ड्राइव करना, टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में लेकर आना। इसीलिए कंपनियों में काम करने वाले अच्छे लोग कई बार देखिए अपनी खुद की कंपनी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को और ऑगमेंट करते हैं। ये पर्पस होता है लेबर मार्केट का। चाइनीज ने पहले अमेरिकन कंपनीज में काम किया, होशियार थे, सारी टेक्नोलॉजी कॉपी की और उससे आधे दाम चौथाई दाम पे सस्ते लेबर का यूज करते उससे बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया। द बेस्ट एग्जांपल आईबीएम। आईबीएम अमेरिका की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी। तो राजीव गांधी पहला लैपटॉप लेकर आए थे तो आईबीएम का था, उसका नाम था थिंकपैड, थिंक जो कहते हैं आईबीएम इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन। चाइना में गई, चाइनीज ने उसमें काम किया और चाइनीज ने उससे सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप की। उनको अपने रेयर अर्थ मटेरियल की पावर पता चल गई, बोले सेमीकंडक्टर तो बनता हमारे रेयर अर्थ मटेरियल से, वो हमारे पास है। और आगे चलकर जो लेनोवो का लैपटॉप है ये चाइनीज कंपनी है, आज दुनिया का सबसे बड़ा है, आईबीएम खरीद लिया। आईबीएम में काम करके आईबीएम खरीद लिया। और लेनोवो मिड सेक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लैपटॉप, आपके पास भी लेनोवो का लैपटॉप फोन सब कुछ होगा, डिवाइस आपके पास, तो चाइनीज है। और आज वो टेक्नोलॉजी में इतना आज हवाई कहां पहुंच चुका है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो टेक्नोलॉजी में। आज चाइनीज से आप बच नहीं सकते। तो उस दिन एक बहुत डिबेट मैंने कहा था ना, स्पार्क चल रही है कि चाइनीज स्टूडेंट मेड चाइना एंड इंडियन स्टूडेंट मेड अमेरिका। ये सच्चाई है। तो जॉब मार्केट में हमें अब ये सब चीजें क्या हो रही है, ये डोपामाइन इन्फ्लक्स बनाती हैं। तो डोपामाइन मतलब लेटे लेटे यार म्यूजिक इधर उधर ट्रांसफर कर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग कर ली, रील्स बनाते हैं, आपने देखा होगा ऊपर एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले आता है, सामान बेच रहे हैं, हम मर्चेंडाइज ही तो कर रहे हैं, गिग इकोनॉमी का पार्ट बन गए। तो उससे आपको 10,000 12,000 रुपए आ जा रहा है। थोड़ा गेमिंग कोमिंग प्लेटफॉर्म पे चले गए, इधर उधर पैसा लगा दिया, होता है कि नहीं होता है, कुछ थोड़ा सा शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, बट यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग। आप क्या हो रहा है, आप पूरी कॉम जो है ना, पूरी हमारी जो पीढ़ी है वो सीडेटिव हो रही है, बिल्कुल मस्त वाला जिसे कहते हैं ना कि सो रही है। और यही विदेशी चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से सोते रहें। वॉर कई स्तर पे होती है, तुम्हें क्या लग रहा है मिसाइलों से वॉर होती है, ये इंफॉर्मेशन वॉर है, टेक्नोलॉजी वॉर है। तुम्हारी पूरी आबादी ही अगर टेक्नोलॉजी लर्न नहीं करेगी तो वॉर के लिए भी तो मुझे पैसा देना है, क्यों ना मैं एक काम करूं। सारा प्लेटफॉर्म किसका, ये गेमिंग वोमिंग का प्लेटफॉर्म किसका, सब बाहर से फंडेड है। तुम पता करके देखो फंडिंग कहां से आ रही है, मोस्टली फंडिंग चाइना से आ रही है, मोस्टली फंडिंग चाइना से आ रही है। बाबू कहां हो तुम, या अमेरिका से आ रही है। तो उन्हें पता है कि भाई हम मिसाइल तो डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते, हम इनके युवाओं को ही लपेट लें। इनका युवा मस्त हो जो कि जो है वो नाच गाना देख रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, पढ़ाई लिखाई से दूर हो चुका है और गेमिंग प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा रहा है। तो ये भी तो एक वॉरफेयर है। और क्या है ये, तुम आराम से सोते रहोगे, वो बढ़िया मस्त उनका काम चलता रहेगा। तो जब यूथ ही इनोवेशन नहीं करेगा, वो जॉब मार्केट में स्किल नहीं होगा, तो कोई कंपनी भारत आएगी, आएगी भी तो करेगी क्या। नौकरी दे भी दिया तो कोने में कुछ और कर रहे होगे, मतलब मशीन के सामने लगे नाचने और परेशानी हो गई इधर उधर। तो ये पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने के तरीके होते हैं। एक तरीका वॉरफेयर था कि भाई ड्रग्स दे दिया यूथ को, कई भारत के कई प्रांतों में ऐसा करने की कोशिश की गई, सरकार ने उसको इन्फिल्ट्रेशन किया, वहां पे जो है उनको जो है न्यूट्रलाइज किया। तो एक नई तरह की वॉरफेयर हो जाती है कि पूरे आबादी को ही मस्त कर दो, डोपामाइन फिक्स कर दो।
हर आदमी को लगे 10, अब इस उम्र में क्या होता है, 10,000 12,000 रुपए तुमने ऑनलाइन कमा लिए, जरूरत ही नहीं काम करने की, 20,000 कमा लिए, 25,000 कमा लिए, मस्त होके घूम रहे हो, टेंशन क्या है तुम्हें, बढ़िया कपड़े अच्छे अच्छे पहन रहे हो, कोई लाइबिलिटी डिपेंडेंसी रेशियो तो कम होता है यहाँ पे, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन लिए, दूसरा देख के और परेशान, कहां से खरीदा, बोला अरे इस वाले गेमिंग, ऐसे तो ऐड आते हैं, ये कैसे किया, अरे बोला ये वाला गेमिंग प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंसर्स यही तो कर रहे हैं, देखो कभी किसी ऐड को ध्यान से देखो। तो इस उम्र में लगता है, इस उम्र में आपको 10-20 हजार रुपए हाथ लग जाए तो बहुत बड़ी रकम होती है भाई, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस फिर तो क्या आप जाके 4 को बताते हो, अच्छा आप इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा करते हो, अपने ग्रुप में जाके बताने लगी है मैंने जूते खरीदे, तुरंत फोटो, जूते इतने महंगे, कहां से खरीदे, इस वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म से खरीदे, तो वो अपने आप आ गया। फिर वो तुम्हें रेफरल देते हैं कि अपने दोस्तों को जोड़ोगे तो तुम्हें इतना, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, सही कह रहा हूं, तो आप 10 लोगों को और भेज देते हो, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर देते हो, तो एक अकेला नहीं था, 10 लोग उसके साथ जुड़ गए, फिर धीरे धीरे उसका एडिक्ट हो जाएंगे। फिर जब वो अनअकाउंटेबल पैसा है, मतलब आपके किसी स्किल पे तो कमाया नहीं, आप लोग कहेंगे बहुत स्किल लगती है, टीम बनाना पड़ता है, ऐसे कई युवाओं से मेरी बातचीत हुई तो बताते हैं कि बहुत दिमाग लगता है तो बहुत दिमाग के चक्कर में दिमाग लगाना कहाँ था, लेकिन आप क्या सीख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कोई इनोवेशन कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक तरह का वॉरफेयर है, सरकार ने ऐसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाया, ये बहुत बड़ा वॉरफेयर था हमारे खिलाफ। और मोस्टली इन कंपनीज को फंडिंग जो थी वो चाइना से और यूएस से आ रही थी, और दोनों इस समय हमारे लिए हमारा हित नहीं चाहते। उन्हें पता है कि भारत अपनी इस युवावादी को निकाल ले गया, अगर लगा ले गया काम में, तो चाइना की सारी मार्केट हम छीन लेंगे। चाइना ये कभी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि जब कंपनीज कभी रो धो के यहाँ पहुंचे भी, तो जब इनके युवाओं से उनका मुलाकात हो, जब यहाँ की लेबर के साथ जब वो डील करे, तो उन्हें चाइना की याद आने लगे, चल यार वहां के लोग काम तो करते हैं, वहां के लोग कुछ कर तो रहे हैं। तो ये एक नए तरह का वॉरफेयर है, तो हमें अपने यूथ को बचाने के लिए बहुत कदम उठाने पड़ेंगे।